अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कप की, जहां खबरें तो अच्छी नहीं है मगर इन्फॉर्मेशन की जो फ्लो होती है बहुत ज़रूरी होती है। तो एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के इंतहाई अहम मैच में रवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर एक बार फिर जो है सबकत हासिल कर ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और भारतीय बल्लेबाजों ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए जो है 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए और फ़खर जमान एक बार फिर जो है नाकाम रहे। सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए, जिस पर फैसला मुतनाज़ करार पा दिया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। साइम अयूब, साहबजादा फरहान ने जिम्मेदाराना शराकत की और फरहान ने शानदार बनाते हुए 58 रन का स्कोर दिया। साइम 21 पर पवेलियन लौटे, हुसैन तलत 10 और मोहम्मद नवाज 21, कप्तान सलमानी लागा 17 रन के साथ उन्होंने टॉप स्कोर रहे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फ़हीम अशरफ ने जानाना खेलते हुए सिर्फ कहते हैं ना कि 8 गेंदों पर 20 रन बनाए और इनिंग्स को बढ़ावा दिया। जवाब में अगर भारतीय टीम की थोड़ी सी हम बात करें तो शुभम गिल जो है 47 रन बनाए, कप्तान सूर्या कुमार यादव कोई भी रन ना बना सके और अभिषेक शर्मा सबसे ज़्यादा शानदार इनिंग्स खेलते हुए जो 39 रन गेंदों पर 5 छक्कों के साथ जो है 70 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। तो सिचुएशन जो थी बहुत संगीन करार दिया है, एकदम से कहते ना कि बहस भी छिड़ी है। फ़खर जमान का आउट जो था वो बहुत कंट्रोवर्शियल आउट था, जहां 26 कैमरे रखे होते हैं वहां 2 कैमरों से उन्होंने आउट को ना बड़े बराह रास्त दिखाया, जिससे अभी भी बातें हो रही हैं और हमारे जितने भी क्रिकेट फैंसियर्स हैं और स्पोर्ट्स गुरु हैं उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ तबसरे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान वाहिद एक सबसे बड़ी टीम बन गई है जिसने सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स दी हैं, जिनकी एवरेज डॉट बॉल्स की 40.8% रही है। तो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये भी है। पूरी सिचुएशन पे बात करेंगे और बात करने के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर साहब, समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान कुडंट गो थ्रू, बट स्टिल आपको क्या लगता है कहाँ वीकनेसेस थी? क्या टीम सिलेक्शन का इशू था, मैनेजमेंट का इशू था या पॉलिटिकल प्रेशर था? देखें, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वो कहते हैं ना, व्हेन द क्रंच कम्स टू अ पुश, इंडिया पाकिस्तान से अच्छा खेला है। एक दूसरा ये है कि ये वो कहते हैं ना, वाइट वॉश नहीं था। पाकिस्तान प्लेड गुड। 6 बॉल्स की बात रह गई थी, 7 बॉलों की बात रह गई थी, तो ये मैच आप वायर तक लेके गए। लक भी चाहिए थी हमें, नहीं आई, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसके एनालिसिस लेते हैं तो शर्मा एज ऑलवेज वक्त के ऊपर टीम के काम आया। शुभमन गिल मैंने हमेशा से कहा है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, काम आया। और ये मैं कहूँगा कि हमारे जो स्टार्स हैं, इन पर्टिकुलर फ़खर के साथ जो हुआ है, दैट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वैसे कई देखो तो रेफरीज जो होते हैं वो 3-4 एंगल दिखाते हैं, और यहाँ जैसे कि आपने भी बताया कि इतने कैमरों के साथ सिर्फ 2 कैमरों की असेसमेंट की है। आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट फ़खर को जरूर देना चाहिए था। लेकिन स्टिल द क्वेश्चन इज के ये तो चलो एक कंट्रोवर्सी हो गई है, डिसीजंस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक वी कुड हैव डन बेटर। But still, it was a good game, it was a good fight, and it was good cricket. ठीक है, हमने किया, लेकिन एक चीज आपके सामने प्रूव हो गई है कि जो पिछले मैचेस थे जिसमें उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट किया है, इस मैच के अंदर मैं समझता हूं कि एज थी, हो सकती थी, लेकिन हमने उसको इनकैश नहीं किया। तो उस लिहाज से आई थिंक अब आगे देखें कि आगे क्या होता है। अब जो बाकी जो मैचेस हैं ये हमें सब जीत के फिर हो सकता है कि तीसरा टाकरा भी इंडिया के साथ हो। लेकिन बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि गुड गेम थी। शायकीन क्रिकेट के दिल जो लगे हुए थे, आंखें लगी हुई थी, बट द पॉइंट इज अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट। कप्तान का अच्छी कप्तानी करना जरूरी नहीं है, उसका प्रोडक्टिव रोल क्या है, उसकी प्रोडक्शन क्या है? देखिए, प्रोडक्शन ये अभी आपने तो मेंशन किया कितने 40 और डॉट बॉल्स। इस क्रिकेट के अंदर हम जरूर देखते हैं कि चौके छिक्के और इधर उधर की अनयूजुअल शॉट्स आए, लेकिन ये आप डॉट बॉल्स क्यों खेलते हैं? आपको सिंगल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, आपको मेहनत करनी है। आपको सिंगल्स पे जब तक आप नहीं कंसंट्रेट करेंगे, चौका छिक्का जो है वो आपका एक एडेड बोनस होता है।
हर बॉल के ऊपर आपने रन लेना है, आप उसकी प्लेसमेंट देखें। हम प्लेसमेंट नहीं करते हैं, हमें प्लेस करना है गेंद को। जब आप एक शॉट फास्ट मोशन में एक अनयूजुअल शॉट खेल जाते हैं तो आप उसी तरीके से गेंद को भी आप स्टेयर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको गाइड करते हैं। ये हमारी एक बेसिक फॉल्ट है T20 क्रिकेट। बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड से हम बिल्कुल पीछे रह गए हैं। अच्छा, एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहा जा रहा है कि पिच जो है मिसरीड की गई। पिच जो थी स्पिनर्स की पिच ही नहीं थी, वहां पेसर्स की रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास तीसरा पेसर ही नहीं था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या ये बात आपको सही लगती है? देखो, हम सारा जितना भी बैंकिंग है अपनी शाहीन शाह अफरीदी पे करते हैं। शाहीन शाह के साथ हमें एक बॉलर फास्ट चाहिए कि मैं अभी यहाँ अगर मिस करूं, अगर तो बाद में बड़ी हो जाती है, मगर भी हो जाती है। नसीम शाह अगर फुली फिट होता, आई डोंट नो कि उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, आउट ऑफ फॉर्म है, अनफिट है, क्या है। बहरहाल नसीम होता तो आई वुड हैव थॉट कि उसका जोक इनका बन गया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यस, गुड क्वेश्चन, शाहीन के साथ कोई ऐसा बॉलर नहीं है, क्योंकि फिर सारा जो प्रेशर है शाहीन शाह अफरीदी पे पड़ जाता है। फिर वो बेचारे हम बैठ के उसको तनकीद का शिकार बना देते हैं। ये बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। एक वी लैक अ फास्ट बॉलर जो कि एक पेयर बन के कहीं भी, मैं समझता हूं कि दोनों एंड की तरफ से आइदर एंड्स वो कोई प्रेशर डाल सके फास्ट बॉलर बैट्समैन के ऊपर। और देखिए, दुबई की विकेट हमेशा जो है ये एक मोर और लेस प्लेसिड, डोसाइल, स्लो विकेट है इन कंपैरिजन टू अबू धाबी। सो यहाँ कहना कि जी रीडिंग गलत होगी, रीडिंग गलत नहीं है। जब आप इस लेवल पे और इस स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेलते हैं, आपको हर स्टैंडर्ड पे अडॉप्ट और अडेप्ट करना है। इंडिया ने किया है कि नहीं? हम क्या बहाने बाद में बनाए, हाँ जी ये करना था, वो करना था। वी डिडंट कम अप टू द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। हमें अपने स्टैंडर्ड्स को भी तो रेस करना है, रादर के हम तनकीद पे लगे रहे। लेकिन मैं जैसे पहले कहा है, हमने बेहतर परफॉर्मेंस की है, आप उसको भी तो देखो ना। अब ये तो नहीं है कि सारा वक्त हम अपनी टीम को रगड़ते रहे, हाँ जी उन्होंने ये किया, वो किया। आप दोनों तरफ से देखो, इंडिया प्लेड बेटर, वी गेव अ वेरी गुड फाइट, बट इट वाज नॉट गुड इनफ। सिंपल एज दैट। अब आगे क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के आपने जो बाकी मैचेस हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप खेलो। अब हमें यहाँ ये नहीं कि लड़कों को डिस्करेज करें, लड़कों को इनकरेज करो कि आगे जाओ, we still have a chance. Nisa, we are talking about the managerial roles. That was very important because obviously एक कोच और एक मैनेजर चीजें ग्राउंड में देखता है, उतरने वक्त देखता है, अपने प्लेयर्स को की पॉइंट्स बताता है। मोहम्मद नवाज के ऊपर स्टेटमेंट आई, मोहम्मद नवाज इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। वेयर वाज मोहम्मद नवाज yesterday? Why didn't he played? उसको तो एक बॉल भी नहीं दी उन्होंने। Well, ये अब चीज ये कैप्टन पे डिपेंड करता है कि कोच ने इसको क्या। अब एक तो चीज मुझे बताएं कि कैप्टन कैप्टनसी कर रहा है या कोच पीछे से कैप्टनसी कर रहा है। ये पहले तो ये मुझे बताएं ना, ये स्ट्रैटेजी हम किसकी लेके चल रहे हैं? क्या सलमान इसको हर चीज खुद रन कर रहे हैं या वो माइक हैसन जो है वो गाइड कर रहा है? सो बेसिकली दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड या एटलीस्ट एक्सप्लेन। मैनेजर्स वो होते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली हो। अब नॉन क्रिकेटर्स को आप मैनेजर्स लगा दोगे तो मुझे बताओ वो क्या मैनेज करेंगे यार? मुझे बता दो क्या करेंगे। मैनेजर का काम होता है एज अ मोटिवेटर, वो मोटिवेट करता है ऐसे लेवल के ऊपर। मैं आपको बताऊं है ना कि लड़के बिल्कुल तैयार होते हैं, सिर्फ ये होता है कि कई स्टेल हो जाते हैं, कई के टेम्परामेंट नहीं होते हैं, कई थोड़ा हाई बड़े मैच के अंदर आप उसका वो आप कह लो कि उसको वो ज़ील नहीं मिलती। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। बीइंग अ मैनेजर, आप खुद भी तो एक मैनेजर रहे थे एक एरा के अंदर। हाउ डू यू प्रोड्यूस दैट क्रिकेट? वो क्रिकेट और इस क्रिकेट में क्या फर्क है? आप क्रिकेटर्स के साथ बात करते हैं, आप उनको इनकरेज करते हैं। देखिए, हमारी टीम हो या कोई भी और टीम हो, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में लग जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी आई एम श्योर कि हमारा लड़का कोई बात नहीं करता होगा। मैंने तो लड़कों को बंद कर दिया था कि कोई लड़का इंटरव्यू नहीं देगा, कोई लड़का प्रेस से बात नहीं करेगा, कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। क्योंकि आप क्रिकेट खेलने आए हो, यहाँ वो साबुन बेचने के लिए नहीं आए हो। आपने क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट के बाद जो मर्जी करो, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम।
and the boys did. Unfortunately, we lost to Ireland, but at the end of the day, we could have again done better. बट उसके अंदर भी टीम सिलेक्शन का मसला आ गया था। आयरलैंड के खिलाफ हमने उसको उनको पेसर को खिला दिए, जो कि आयरिश क्रिकेटर्स या इंग्लिश क्रिकेटर्स बचपन से ही पेस खेलते आते हैं। गेंदबाज सीम करता है, स्वर्व करता है, हर किस्म का स्विंग करता है। आपने वहां, मैं समझता हूं कि इसको कनेरियो को खिला देते, एक वेरिएशन आ जाती। बहरहाल जो हो गया हो गया। आज हमने देखना है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम काउंटर कैसे करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि नवाज को क्यों नहीं आपने ट्राई किया। व्हाई, व्हाट हैपेंड, व्हाई वाजंट ही ट्राई, सिंपल एज दैट। सर दूसरी बात, एक और इधर बात मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, बीइंग पार्ट ऑफ दैट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पीसीबी, मुझे बताइएगा कि स्पेशलिस्ट होता है, जैसे हमेशा ओपनर्स ही होते हैं, मिडिल ऑर्डर होता है। मिडिल ऑर्डर का काम होता है उसने बैटिंग भी देखनी है, बॉलिंग के अंदर भी काम करना है। टेल एंडर्स होते हैं। लेकिन यहाँ जो है साइम अयूब ओपनर, आज कल तो थर्ड पे खेले हैं, लेकिन आप उससे बॉलिंग करा रहे हैं। उसके बाद आप शाहीन आफरीदी जो है आपका, वो बॉलर है, स्पेशलिस्ट है, पेसर है, आप उससे हिटिंग करवा रहे हैं। लाइक गुड, क्योंकि टेल एंडर है, काम कर रहा है, लेकिन उसका ये काम नहीं है। टीम को रन्स संभाला देना टेल एंडर्स या बॉलर्स का काम नहीं है, ये ओपनर्स या मिडिल ऑर्डर का काम है। और कल अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर इतनी कंजर्वेटिव बैटिंग रही है, 11 से 17 ओवर में सिर्फ 38 रन बनाए हैं। ये इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इन लड़कों को किसी ने, मैं समझता हूं कि टेम्परामेंट की जो बात आती है, कोई इनसे बात कर रहा था, कोई इनके पास बैठा हुआ था डग आउट में। आई डोंट नो, टेलीविजन ने तो नहीं दिखाया, लेकिन कोई बैठ के, कोई सीनियर प्लेयर हो, बैठा हो, को बात करे। यहाँ ये जो कमेंटेटर्स कहीं जाते हैं हमारे लड़के, कोई इन्हीं के साथ जाके कोई इनसे कोई बात करे, कोई इनकरेज करे। देखो, इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग। टैलेंट सबके अंदर है, बिकॉज इसी टैलेंट के साथ ऊपर आए हो आप। और आपने सही कहा कि जो बॉलर है वो जो है वो रन से कर रहा है, और जो बैट्समैन है वो विकेट्स ले रहा है। अब ये क्वेश्चन इज, हम जब टीम को बड़ी जल्दी से शफलिंग पे शुरू कर देंगे और लड़के को कहेंगे कि आज तुम नंबर 1 पे खेलो, उसके बाद नंबर 3 पे, फिर नंबर 5 पे चले जाओ, लड़का सेटल नहीं होता। आपने लड़के को, डिस्पाइट फेलियर्स, आप लड़के को ट्राई करते हैं और उसके बाद उसकी एक सेट जगह रखते हैं। फिर उसको कहते हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए, तुमने 4 मैचेस खेलने, तुम अपनी नॉर्मल गेम खेलो, जिसके बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाता है। ये हम नहीं करते। वी लुक फॉर इंस्टेंट सक्सेस लाइक इंस्टेंट कॉफी। क्रिकेट इज नॉट लाइक दैट। क्रिकेट के अंदर आपको लगा रहना, आपको प्रिजर्व अपने आप को, उसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स इट। हम लड़कों को वो कॉन्फिडेंस नहीं देते जो कि हमें देना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि लड़के ने परफॉर्म कर दिया बहुत अच्छा, उसको कप्तान बना दिया, वेदर इट्स अ बॉलर और अ बैट्समैन, या अगर नहीं कर रहा है उसको टीम से बाहर फेंक दिया आपने। देखो ना, आपने बाबर आजम के साथ क्या किया है। इतना अच्छा प्लेयर, उसका आउट ऑफ फॉर्म हुआ, बाबर आजम गया। अब ये चीजें इस तरह तो नहीं होती। बिल्कुल, आई थिंक नाउ द टीम इज मिसिंग बाबर एंड रिजवान बोथ, क्योंकि बाकी एक सीजन प्लेयर जो होता है, एक सीजन प्लेयर होता है, तो सीजन प्लेयर जो होता है वो बाकी टीम के अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, आपके साथ डिस्कशंस होती हैं, और ऑब्वियसली उसने एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होती है। नए लड़के जो हैं पहली बार मैदान में उतरे हैं सर, क्या पता मैदान में उतरने के बाद जो है क्या उनके अंदर जज्बात हो, अपनी सेंटिमेंट्स को वो ओवरकम कर पाए ना कर पाए। तो मीर साहब आप हमारे साथ ही रहे हैं, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक के बाद हम आते हैं तो फिर हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि कल का जो मैच था वाकई हार्ट रेंचिंग मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच था, और पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और क्रिकेट फैंसीज बहुत ही मायूस कुन है, और इसी मायूसी के साथ आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे एशिया कप की, और एशिया कप के बहुत ही अहम मरहले की, सुपर 4 मरहले के अहम मैच की। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे देकर कहते हैं बर्तरी हासिल कर ली है, और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला गया था। हम बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, और इस एनालिसिस के लिए हमारे साथ पहले मौजूद थे पीजे मीर साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब ने, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर बिल्कुल, हम रात को भी डिस्कस कर रहे थे जो कि सिचुएशन थी, और आज सुबह भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, गलती कहाँ हुई? देखिए, एक तो दो चीजें समझने की हैं कि इतने इम्पोर्टेंट क्रूशियल मैच में, जो कि आपको पता है कि बहुत ही नर्व ब्रेकिंग गेम होती है किसी भी प्लेयर के लिए, आपने टीम में ऐसी तब्दीली की और हुसैन तलत को डाल दिया हसन नवाज की जगह, और उसके बाद जो गलती ये की कि उसको आपने टॉप ऑर्डर में भेज दिया, जबकि वो क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ, उसने कोई बैटिंग नहीं की हुई। अब इस तरफ देखेंगे, एक बंदा एक महीने से बाहर बैठा हुआ है और वो पहला मैच खेल रहा है, और जो ऑलरेडी जो मैच खेल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपने पीछे कर दिया। इवन मैं तो फील करता था कि मोहम्मद नवाज है, जैसे आपके पास फहीम अशरफ है, इवन फॉर दैट मैटर आपके शाहिन शाह अफरीदी बैटिंग में अच्छा कर रहे थे। आपने एक ऐसे मौके के ऊपर एक इतना क्रूशियल वो पीरियड था जिसमें आप देखेंगे 10 रन बना के वो जिस तरीके से आउट हुए, उसमें वो पीरियड मोमेंटम टूटा है आपका। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज में हैरान इस बात में, जो आपका सक्सेसफुल बॉलर है मोहम्मद नवाज, उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दी। जी 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 जी, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि एक आपका मेन बॉलर, देखिए साइम अयूब आपका पार्ट टाइम बॉलर है, वो किसी वक्त आपको आके कोई ना कोई आपको एक आध विकेट ले देगा या कुछ कर देगा, बट आप उसको फोकियत नहीं दे सकते उसके ऊपर, मोहम्मद मेन स्ट्रीम बॉलर्स के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहम्मद नवाज जो है, देखें, वो इनके जहन में ये था कि दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करता? तो ये दो तीन चीजें बड़ी अजीब सी लगी मुझे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। शायद इंडिया ने तो बहुत बुरी क्रिकेट खेली मेरे अपने नजदीक। उन्होंने एक तो कैचेस बहुत ड्रॉप किए, जब वो खेल रहे थे 4 कैचेस ड्रॉप किए, तब जाके पाकिस्तान जो है 170 के करीब रन बनाए, और फिर उसके बाद जब ये वो बैटिंग करने हैं, उन्होंने फर्स्ट 6 ओवर में ही आपसे मैच ले गए। बिल्कुल। हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ रहे, पीजे मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था पहले, आपसे पहले ही ब्रेक में हमारे साथ थे। तो पीजे मीर साहब, ये बताइएगा कि आप दोनों, ऑब्वियसली हम लोग सब कंपैरेटिव एनालिसिस करें दोनों टीम्स की, स्ट्रेंथ्स क्या थी, वीकनेसेस क्या थी। पाकिस्तान के ऊपर हम बात करें, पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है निशान, जैसे कि मैंने पहले भी बात था, सलमान अली आगा की रोल के ऊपर बात हो रही है, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर बात हो रही है, उनकी कैप्टेंसी के ऊपर बात हो रही है। तो मैं पीजे मीर साहब आपकी तरफ भी जाऊंगी, फिर मैं हारून रशीद साहब से भी इसका वर्जन लेती हूँ। देखें, आज हम बैठ के एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, आप इसका बैकग्राउंड देखें। मैंने और हारून ने, हमने बहुत इकट्ठे क्रिकेट खेली हुई है, और आपको एक बताऊं कि जब हम क्रिकेट खेलते थे वो टफ क्रिकेट होती थी। आज तो टफ क्रिकेट है ही नहीं इतनी, ठीक है, उसकी मकदार बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो भी क्रिकेट होती थी बड़ी टफ होती थी, और आप उसके साथ एक आपकी ब्रीडिंग होती थी। आज वो ब्रीडिंग नहीं है, क्लब क्रिकेट तो खत्म ही हो गया आपके पास। जब हम इन पर्टिकुलर एशिया कप की बात करते हैं, 41 साल हो गए, 41 साल के अंदर आप इसी कप की एनालिसिस ले लें कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 84 में ये शुरू होता है, ये एशिया कप, और इंडिया आज 41 इयर्स हो गए, ये 8 दफा जीत गया हुआ है। पाकिस्तान पहली दफा कब जीता है 2000 में, और उसके बाद हमारी इनकंसिस्टेंसी देखें कि हम फिर 12 साल के बाद जीते 2012 के अंदर, उसके बाद आप देख लो। अब आपकी ये इनकंसिस्टेंसी देख लो, ठीक है, 93 के अंदर हम नहीं खेले बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी ओवरऑल टीम इनकंसिस्टेंसी देखें। और आज जो हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, हम वेयर आर वी लैकिंग, ये क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कई दफा कहा है, एक लड़का वो कोई मैचेस के अंदर कुछ 300-400 कर देता है, आप उसको कप्तान बना देते हो। वो 6 विकेट ले लेता है, 8 विकेट ले लेता है, आप बॉलर को कप्तान बना देते हो। यार, कप्तान जो है जिसको आप बनाते हो, उसके अंदर कोई क्रिकेट एक्यूमेन होनी चाहिए, उसको कोई क्रिकेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देता हूं, माइक ब्रेली, ऑर्डिनरी क्रिकेटर, गुड क्रिकेटर, लेकिन वो इतना क्लास का क्रिकेटर नहीं था, लेकिन उसकी कैप्टनसी आप देख लो कि क्या आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी रही है। आपको वो बंदा चाहिए जो कि अच्छा खेलता हो, लेकिन गेम को समझता हो, और अपनी कैप्टनसी और स्ट्रैटेजी के साथ, दबाव के साथ टीम को आगे लेके जाता हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर वो चीज नहीं है। इसलिए मैं आज यही पूछ रहा था ब्रेक से पहले भी कि कप्तान कौन है। सलमान अली आ गया, ये कोच है, ये मुझे बताएं कप्तान कौन है। ये हारून साहब बताएंगे, पीजे मीर साहब, ये हारून साहब बताएंगे। हारून साहब आप बताएं, कप्तान कौन है, सलमान अली आगा का माइक हैसन?
देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो पीजे ने जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जिसको रेज किया है, आई थिंक वो बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि जब तक पाइपलाइन आपकी नहीं होगी, जो ये बात कर रहे हैं पीजे, वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया भर में जितना इन्होंने माइक ब्रेडली का जिक्र किया या और दूसरे कैप्टन का जिक्र किया, वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर के खेल के वो मैच्योर होते चले जाते थे। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के भी हिस्ट्री में जो भी अभी लेट आप देखते हैं, जो भी कप्तान बने हैं, क्या उन्होंने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट की कप्तानी की है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, लीडर्स आपके जो डेवलप होते हैं या जो आपके क्रिकेटर्स डेवलप होते हैं, वो मैचेस खेल के डेवलप होते हैं। पीजे और हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो हमारे सामने टॉप प्लेयर्स खेला करते थे। जितने भी टॉप पाकिस्तान की क्रीम थी वो पीआईए की होती थी। हम जब उनके खिलाफ खेलते थे तो फिर हम उनको बताते थे कि हम यंगस्टर्स जो हैं वो किस तरीके से आपको मुकाबला कर सकते हैं। वहां से हम सीखते थे, उनको देख के हम सीखते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ना आपकी क्लब क्रिकेट हो रही है, ना आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। अगर वो सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो भी रही है तो उसमें टॉप प्लेयर्स आपके खेलते नहीं है। सो आप मुझे बताएं तो सही, आपका यंगस्टर या आपका जो नया इनकम्बेंट है वो कहाँ सीखेगा क्रिकेट को? कप्तान कहाँ से कप्तानी करेगा? हमारे यहाँ कप्तानी की लड़ाई होती थी। मियादाद हबीब बैंक को लीड करता था, मैं यूबीएल को लीड करता था, और इंतखाब आलम पीआईए को लीड करते थे। ये तो मुकाबले होते थे वहां पर। शफीक पापा जो है वो नेशनल बैंक को लीड करते थे। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप पीछे की जो ये हमने जो पिछले 20 सालों में नहीं किया, तो सिर्फ यही नहीं किया कि हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग नहीं किया। इंडिया की क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी स्ट्रांग है कि आप इस वक्त अगर जो इंडिया की टीम है ना, इसके पैरेलल वो इतनी मजबूत टीम खड़ी कर सकती है। सो उन्होंने अपने डोमेस्टिक पे काम किया हुआ है। वहां उन्होंने अच्छे, उनकी जितनी स्टेट्स है अपने ओन पे अपनी क्रिकेट चलाती हैं। हमारे यहाँ पीसीबी क्लब क्रिकेट से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक, यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक वो खुद चला रहा होता है। आपने एम्पावर ही नहीं किया अपनी एसोसिएशंस को, ना डिपार्टमेंट्स वो रोल प्ले करते हैं जो प्ले करते थे हमारे जमाने में। सो थिंग्स आर चेंज। आई थिंक ये तो इनको बैठना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करने पड़ेंगे। ये भूल जाएं, ये इनके पास 15-20 लड़के अवेलेबल हैं, इनके पास इसी के घूमते रहते हैं। उनको नेटों पे बुला लेते हैं, उनको कैंप्स में बुला लेते हैं, वहां डेवलप नहीं होंगे वो। जब सर आपको लगता है कि ये क्रिकेट को, पूरी टीम को रिस्ट्रक्चर की जरूरत है? मैं पीजे मीर साहब से भी पूछना चाहूंगी। सर मैं आपसे भी ये पूछ रही हूँ, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को उसकी रिवैम्प करने की जरूरत है, और उसके ऊपर आपको 3 से 5 साल, अब तो आप जिस जगह पे चले गए हैं वहां से मुझे रिकवरी मुश्किल लगती है। वहां से आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते अब जहां चले गए हैं। पीजे मीर साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ। क्रिकेट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट वैसे से इतने सालों से वीक चला आ रहा है। आपने देखा ये एक पीएसएल के अलावा हम पीएसएल से ही रूल आउट कर देते हैं कि आज इसमें ये कप्तान करेगा, ये मिडिल ऑर्डर पे जाएगा, ये टॉप ऑर्डर पे जाएगा। क्या हमारा जो टोटल हमारा सरमाया है कि वो पीएसएल के बारे कुछ नहीं है? देखें, हारून ने बड़ी एक डीप बात की है, इन द सेंस कि आपका क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्लब क्रिकेट ज्यादा टफ होती थी, कई दफा ज्यादा टफ होती थी, क्योंकि हर लड़का उसके अंदर खेलता था। टेस्ट क्रिकेटर, ऑर्डिनरी क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास एंड ऑल दैट। आपका क्लब क्रिकेटर का इतना तकड़ा मयार होता था कि आपकी बेसिक ग्रूमिंग वहां होती थी। अब आप आ जाए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, एक दिन हम यूथ ट्रॉफी खेल रहे हैं, अगले दिन पेट्रन्स आ गई, फिर कोई भुट्टो ट्रॉफी आ गई, कायदे आजम को चेंज कर दिया, इसको कर दिया, फलाना कर दिया। इंडिया इसलिए अच्छा है कि उन्होंने आज तक रणजी ट्रॉफी के साथ परसिस्ट किया, एक नाम के साथ। हम नाम चेंज कर देते हैं, कभी किसी का नाम लगा दिया, कभी किसी का नाम लगा दिया। कैसे खेलोगे यार आप? कभी पेंटेंगुलर हो जाती है। देखो, क्वेश्चन इज कि जब तक आप एक स्टेडी नहीं अपने उसको ट्रेडिशन को मेंटेन करोगे, लड़का लुक फॉरवर्ड करता था कि यार आज ये ट्रॉफी खेलनी है, वो खेलनी है, वो अगले दिन पता चलता है उसका नाम ही कुछ और हो गया। आप हर जगह लड़के को कहते हैं ना, इन ए शेकीली सॉर्ट ऑफ वे आपने रखा है। और द क्वेश्चन इज कि जब तक आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को नहीं ठीक करोगे, आप नहीं होगे। मुझे तो अभी तक याद है, एक हमारा मैच हो रहा था कदाफी स्टेडियम के अंदर, तो मैं शॉर्ट कवर पे खड़ा था, और ये मेरा जो है ये फिंगर, हारून ने इतनी जोर की कवर ड्राइव मारी है, मैं आज तक इसको याद करता हूँ। ये बड़ी जोर की हारून हिट मार करते थे, बहुत जोर की, और वो लगी है। ऑनेस्टली कैन यू इमेजिन, आज तक कितने साल हो गए, मुझे याद है
कि ये अरुण ने याद मारा था मुझे। द क्वेश्चन इज, आपके अंदर एक एम्बेडेड एक चीज होती है कि आप किस लेवल के क्रिकेट खेल रहे हो, किस लेवल पे आप जा रहे हो और आगे आप कैसे बढ़ रहे हो। ये अनफॉर्चुनेटली चीज नहीं है, बिल्कुल सही है। हमें अपने आप को रिफॉर्म करना है, ड्राइंग बोर्ड पे बैठो और मोर टू द पॉइंट आप इन्वेस्ट करो इन प्रोविंशियल क्रिकेट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में लड़के निकल आएंगे। भाई क्रिकेट आज इतनी महंगी हो गई है कि लोग बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। प्रोविंशियल लेवल पे आप इनकी फंडिंग करो, जिस तरह की काउंटी क्रिकेट में होता है। काउंटी क्रिकेट को पैसा मिलता है। सही कह रहे हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे पीजे मीर साहब और उन्हें हमारे इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया था हारून रशीद साहब ने, साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं। पीजे मीर साहब जो है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। और आज हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट के स्ट्रक्चर, उसको रीवैम्पिंग की ज़रूरत है और रीवैम्पिंग तभी हो सकती है जब डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से रीवैम्प किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेहतर होंगे। और बहुत सही बात हुई है क्योंकि क्रिकेट तो जो खेल लिया वो खेल लिया, मगर आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, इसका अभी सब लोग इसके ऊपर जो है बातचीत कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। अब हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करें एशिया कप की, बहुत इंपॉर्टेंट मरहले की, बहुत इंपॉर्टेंट मैच की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया ने 6 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त देकर सबकत हासिल कर ली। और हमारे साथ इस सारी सिचुएशन में बात करेंगे और हमने सोचा कि हम स्टूडियो में बिल्कुल इनको बुला कर पूछें कि क्या हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट आदिल अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप भी बड़े मायूस कुन नज़र आ रहे हैं, हम भी बड़े मायूस हैं। क्या आपको लगता है कि 171 का टोटल वाज इनफ यस्टरडे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जैसे हमें स्टार्ट मिल गया था शुरू में, फ़खर को आउट भी दिया गया जो कि आउट नहीं था, इतना मतलब गलत आउट जो है उसको दे दिया गया। उसके बाद हमें लीडरशिप की बड़ी जो है ना वो कमी दिखाई दी, जो कि हम पहले भी बात करते कि आपने एक ऐसे प्लेयर को लीडर बना दिया टीम का कि जिसकी खुद की जगह नहीं टीम में बनती। आपने देखे जब 11-12 ओवर में 100 रन्स कर लिए हैं तो वहाँ पे आपको माहौल को देखते हुए जो अपना बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे जाके आपने जो चावल मारी है, यही कह सकता हूँ मैं कि सलमान अली जो आगा हैं वो खुद आगे हैं, हुसैन तलत आगे हैं। वहाँ पे उनका बनता नहीं था क्योंकि पीछे आपके पास हार्ड हिटर मौजूद थे, नवाज़ था, इसके अलावा मोहम्मद हारिस था, नीचे जो है फ़हीम अशरफ था, तो आप इनको ला सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो वहीं पे जाके हमने जो तकरीबन 12 से लेके 17 या 17 ओवर तक, 11 से 17 ओवर के बिटवीन में जो हमने बैटिंग की है वो बड़ी सुस्त बैटिंग की है, ठीक है। हाँ, तो वही एक लम्हा था कि जब हमने एक 30 to 50 रन के जो टारगेट था वो हमने कम किया। अच्छा आदिल साहब, मुझे बताइएगा कि वो तो बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान का जो आउट होना है, सलमान अली आगा ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि थर्ड एम्पायर ही फैसला करता है, मगर ये फैसला गलत था। आप क्या समझते हैं? नहीं, फैसला तो गलत था, लेकिन इसके ऊपर सवाल किसने उठाने हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि एक मैच में मोर देन 26 कैमराज जो हैं वो मैच को कवर कर रहे होते हैं। आपने एक एंगल दिखा दिया है, राइट लेफ़्ट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, तो आपको कैसे पता चलेगा? जबकि आपने 26 कैमरे जो कल का मैच है उसको कवर कर रहे थे। तो दूसरे एंगल से इवन दैन जो इंडियन कमेंटेटर हैं संजय मंजरेकर, उन्होंने भी बोला है कि लेफ़्ट एंगल से इसको नहीं दिखाया गया, राइट से नहीं दिखाया जाएगा, बैक से आप दिखा रहे हो। और हमेशा जब विकेट कीपर आगे की सीमा जाके कैच को लेता है, मोस्टली कैचेस जो होते हैं वो मुतनाज़ा रहते हैं। तो वो लगता नहीं कि आपको शायद जो बॉल है वो बाउंस हो गई हो। जी बिल्कुल, वन बाउंस के बाद एकदम से हाथ में आ गई हो। नहीं, जो रात वाला कैच है वो तो क्लियर नजर आ रहा है आपको कि उसने बॉल जो है उसने जमीन को, ग्राउंड को टच किया, देन उसके जो है ना हाथ में ऐसे करके उसको लिया है। तो ये तो बहुत बड़ा गलत फैसला था जिसके ऊपर मैच रेफरी जो है उसके अगेंस्ट कंप्लेन चाहिए थी, क्योंकि ये थर्ड अंपायर और मैच रेफरी का होता है। आपने भी क्रिकेट खेली हुई है, क्या सिलसिला होता है अगर ऐसा मुतनाज़ा आउट हो जाए? मैच तो हार गए पाकिस्तान, लेकिन इसके बाद कैसे फाइल हो सकती है पिटीशन, या क्या होता क्या है? नहीं, इसमें तरीकाकार तो ये होता है कि जब एक अंपायर या मैच रेफरी कुछ गलत फैसले दे रहे हों, और हालांकि इस टूर्नामेंट में थर्ड क्लास अंपायरिंग देखी गई है और कोई अच्छे फैसले इस टूर्नामेंट में नहीं हुए, और अगर इसी तरह के फैसले, मेरा ख्याल है कि जब ये टीवी कैमराज वगैरह पहले भी थे, लेकिन इस तरह थर्ड अंपायर वाला नहीं था, तो बहुत सारे इस तरह के मुतनाज़ा फैसले रहते थे। लेकिन अभी जो है, अभी तो टेक्नोलॉजी ने इतना तरक्की कर ली है, फास्ट हो गई है कि आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती।
तो इसके ऊपर पाकिस्तानी बोर्ड को चाहिए कि वो आईसीसी से कंप्लेन करें और करनी भी चाहिए, बनती है कि एक हाँ। शायद फखर जमान वहाँ पे आउट ना होता तो हमारा टारगेट जो है +200 हो जाता, मैच जीत जाते, तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। एक गलत फैसला पूरे मैच पे जो है ना असरअंदाज हो जाता है। अच्छा, हम पाकिस्तान की थोड़ी बॉलिंग के ऊपर बात करें, जैसे पहले भी हमने बाकी स्पोर्ट्स एनालिस्ट से भी ये बात की है कि बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान की क्या वीकनेस दिखाई गई है, क्या हमने वाकई पिच रीड करने में हमें गलती हो गई है, हमें तीसरे पेसर की ज़रूरत थी कि जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने भेजा है वो बिल्कुल परफेक्ट था? नहीं, कल का बॉलिंग टैक ठीक था, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज ठीक तरीके से नहीं किया। आपको चाहिए था कि जैसे आपने 171 बना लिया था, आप शुरू स्टार्टिंग में जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलते, शहनशाह और हारिस को लेके आते, ठीक है, 4-5 ओवर में कितनी मार पड़ जाती, लेकिन उसमें चांसेस ये थे कि आपको विकेट मिल सकती थी। अगर वो ऊपरी 70 रन जो हैं वो जो है दायरे के ओवर उसमें बना लेते हैं, तो अगर 2 विकेटें भी आपको मिल जाती तो पीछे आपके जो स्पिनर हैं वो काफ़ी कुछ कर सकते। मोहम्मद नवाज को ना खिलाना कितनी बड़ी गलती साबित है? मोहम्मद नवाज को ना खिलाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बॉलर आप नहीं लेकर आए उसको। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने बॉलिंग दी नहीं। आप साइम अयूब को शुरू में ले आए, हालांकि वो पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, तो उसको तो पिटाई करेंगे। उसकी जगह पे आपको जाना ही फास्ट बॉलर के थ्रू चाहिए था कि फास्ट बॉलर शुरू में विकेटें चटका लेते उनकी, तो उनके ऊपर प्रेशर बनता, जो कि हमारे कप्तान ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये कैप्टन के कोई फैसले हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता रहा है कि बाहर से इनको एक मैच का जो एक प्लान होता है वो दे के जो है ना अंदर भेजा जाता है। अंदर आके कप्तान जो होता है उसने वही करना है जो बाहर से उसको बोला गया, उसकी अपनी खोपड़ी अंदर जाके काम नहीं करती कि भाई मैं को प्लान बी रखूं, को सी रखूं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कि बाहर की टीमों में ऐसा होता है कि वो A, B, C तीनों प्लान लेके जाते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्लान जो है बाहर से आया होता है? जी बिल्कुल, बाहर से आता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आदिल अली, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई भी प्लान के साथ नहीं खेल रहा था, जो प्लान है वो बाहर से आता है, ना कि जो कप्तान है अपनी सोच और समझ और गौर फिक्र के साथ जो है मैदान में सर्कमस्टांसेस देख के जो है फैसला करता है। तो आज हमने सारी बात की है और वाकई दिल मायूस हैं, मगर उम्मीदें जो हैं वो बाकी हैं। तो छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अगला मैच जीते। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान एक बार फिर संगीन बहरानों की जद में है। एक तरफ महकमा खुराक के पास गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाने के बायस सूबे को संगीन ग़ज़ाई बहरान का सामना है। ज़राए के मुताबिक साल 2025 और 2024 के लिए गंदम की बरवक़्त ख़रीदारी ना होने की वजह से रवां बरस गंदम का स्टॉक 0 हो चुका है। अगरचा हुकूमत ने 2023 के ज़ख़ीरे को रिलीज़ करने की मंजूरी दी है, मगर अभी भी सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब से 5 लाख बैग्स गंदम की खरीदारी के लिए समरी भेज दी है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी सूरत हाल भी तशवीशनाक है। जिला बारखान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और जनरेटर्स को आग लगा दी। अगरचा इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन ये वाक़या एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि सूबे में तरक्की और इस तरह के मनसूबों में रुकावट डालना कितना बड़ा जो है संगीन मसला हो सकता है। हम इस सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नईम करीम साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नईम करीम साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में सबसे पहले तो गंदम की जो किल्लत है, गंदम की बरवक़्त ख़रीदारी क्यों नहीं हो सकी और ये किसके पास जिम्मेदारी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डिपार्टमेंट तो फूड का है जिसकी जिम्मेदारी के अंदर ही आता है, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है हमारा। लेकिन थोड़े से अगर हम इसमें मतलब जो अभी फिलहाल तो एक हाइप क्रिएट की जा रही है, जो मुझे जो नज़र आया है, जो मैंने अपनी जो स्टैटिस्टिक्स देखी हैं बलूचिस्तान के हवाले से, इसमें तो शक नहीं, जो अपने लिए बात की है कि 24-25 की खरीदारी नहीं की जा सकी, लेकिन उसकी वजूहत भी कुछ ये थी कि उनके पास ऑलरेडी गंदम जो है मौजूद थी, जो 23 के अंदर उन्होंने खरीदी थी, वो गोदामों में मौजूद थी। और लेकिन देखें, हमारा जो परसेप्शन बलूचिस्तान के लोगों का गंदम के हवाले से वो ये है कि पंजाब की गंदम को प्रेफरेंस देते हैं। अगर 2 मिनट मुझे अब दें तो मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर थोड़ी सी अगर बात कर लूँ बलूचिस्तान की, कि जो पाकिस्तान का मेजर जो शेयर होल्डर है गंदम प्रोड्यूस करने में पंजाब है। आपको पता है 75% 80% के करीब तो तकरीबन पंजाब करता है। बलूचिस्तान अपनी जो प्रोडक्शन है अराउंड 3-4% है। अगर पाकिस्तान के अंदर हम उसका शेयर देखें, हमारी जो इसमें प्रोड्यूस करते हैं गंदम को, अब बलूचिस्तान की रिक्वायरमेंट कितनी है वो देखनी पड़ेगी हमें। देखें, हमारी अगर तकरीबन 15 मिलियन के करीब आबादी है, 14-15 मिलियन के करीब हम बात करते हैं, तो
100 kg 115 kg के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल, उसके हिसाब से हम बात करें तो 17 मिलियन 18 मिलियन 18 मिलियन जो सॉरी 18 लाख मेट्रिक टन के करीब हमें जो है ना चाहिए होती है वीट। हम जो प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन 10-12 लाख के करीब होती है हमारी, जो बलूचिस्तान करती है। ऐसी बात भी नहीं कि बलूचिस्तान प्रोड्यूस नहीं करता। तो थोड़े से स्टेटिस्टिक्स और नैरेटिव थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। बलूचिस्तान ऐसा भी नहीं है कि प्रोड्यूस नहीं करता। हमारे पास नसीराबाद का पूरा डिवीजन है जो एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास सिब्बी है, उसके बाद बारखान है हमारे पास। तो हमारे पास ऐसे स्टैटिस्टिक्स आए थे कि हम खुद कर सकते थे, इसलिए इन्होंने परचेज नहीं की। अब परसेप्शन ये है हमारे लोगों की कि हम पंजाब की गंदम खाना जो है ना वो हम खुशी महसूस करते हैं, हम महंगी भी लेते हैं, और यहाँ पे कोई पाबंदी भी नहीं है। डेली के 150 से 200 ट्रक कोयटा के अंदर एंटर होते हैं गंदम के सिर्फ। अच्छा। ये रिकॉर्डेड चीज है, ये आती है गंदम आपकी, मतलब पिसा हुआ आटा जो है ना, ये यहाँ से मुख्तलिफ यहाँ उनसे जो है फैक्ट्री से आता है वहाँ पे, और लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं 2100-2200 में वो 20 kg का पैकेट खरीदने के लिए। कोई तो इसमें वो नहीं है कि अभी हम कहेंगे बुरहान है, मुझे कोई बुरहान नजर नहीं है। रेट जरूर हाई हुआ है कि 1800-1700 वाला जो बैग है उनको आज वो तो आपको पता नहीं कि फ्लड के बाद जो सिचुएशन हुई है, बिल्कुल फ्लड सिचुएशन की वजह से है जी, उसमें जो ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे, जो उसमें ट्रक बहुत सारे रास्ते बंद हुए हैं, अब मतलब फिर महंगा वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं किराया। तो ये रीजन है उसके अंदर, बुरहान की सूरत नहीं है। लेकिन मिस मैनेजमेंट को मैं माइनस नहीं करूंगा। नेचुरली जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के हवाले से हो रही है, कुछ इंक्वायरीज भी हो रही हैं, आपके भी में शायद होगा, हमें भी है पता है, कुछ इंक्वायरीज भी इसी हवाले से हो रही हैं कि जो टाइमली आपको जो बाई करनी थी आपको कर लेनी चाहिए थी। अब अगर आप पंजाब से वो मंगवाएंगे तो नेचुरली ठीक है, पंजाब के पास मौजूद तो है, पासको में भी मौजूद है, यहाँ पे दे तो देंगे, बट ऑब्वियसली रेट बात ही आ जाती है। तो और अगर आप अपने और आपकी अपनी जो गंदम है वो आपने जाया कर दी, जो आपको खरीदनी चाहिए थी ग्रोवर्स के पास जो पड़ी हुई थी, उन्होंने तो बेच दी। जाहिर है उन्होंने तो बेचनी थी, उन्होंने अगर आपने नहीं खरीदी, गवर्नमेंट ने खरीदी, तो उन्होंने तो बेचनी थी ना, उन्होंने प्राइवेटली बेच दी होगी, थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी उसको बेच दिया होगा, क्योंकि गंदम की लाइफ है, शेल्फ लाइफ है 2 साल से ज्यादा, 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम इतने रह सकती है ना, तो रखा नहीं जा सकता इसको। जी अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत को जो 5 लाख बैग्स गंदम खरीदाने के लिए समरी भेजी है, ऑब्वियसली अब रेट जो है वो डिफरेंट होगा, तो आम आवाम के लिए क्या इम्पैक्ट मुरतब हो सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली रेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, और कैसे बिकॉज एक आम कॉमनर का सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है। देखिए मेरे ख्याल में तो सब्सिडी अगर वैसा गवर्नमेंट कर रही है, मिसमैनेजमेंट हुई तो उनको सब्सिडी देनी चाहिए। उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, वो सब्सिडी उसमें दे, गवर्नमेंट को देनी चाहिए, आवाम के लिए उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर उनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई है जो कि नजर आता है, देखिए उनको कर लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए अपनी गंदम को आप कहीं और बेच दें निकाल के, और कम रेट के ऊपर बेच दें, फिर महंगे रेट के ऊपर आप ले लें, ये वही कहानी है जो हमारे पास पहले हुआ। आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी इसी किस्म के कुछ हालात हुए। अपनी गंदम हमने जो है ना ली नहीं, हमने बाहर से गंदम सस्ती इंपोर्ट कर ली, अपनी गंदम हमें महंगी पड़ती है। तो मैनेजमेंट की कमी है, मैं समझता हूँ गंदम की कमी नहीं है, हमारे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मेरे हिसाब में पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, बलूचिस्तान के अंदर अपने एक डायनामिक्स हैं, मामलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मैनेजमेंट कर लें तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम कभी हम गंदम को जो है वो बना लेते हैं, कभी हम चीनी को बना लेते हैं, कभी हम किसी चीज़ को बनाते हैं। डेली की कमोडिटीज है, दुनिया में कहीं नहीं सुना पाकिस्तान के अलावा कि शॉर्टेज होती है गंदम की भी और चीनी की भी और इस किस्म के जो डेली की जो ज़रूरियात है। तो मैं समझता हूँ मिस मैनेजमेंट है, थोड़ी सी चीज़ें ठीक कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है। हमें 5 लाख लेने की जरूरत भी नहीं है यहाँ से, हमें कि 5 लाख बैग जो है ना यहाँ से मंगवा लें। डेली आ रहे हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, कोई 144 तो लगा नहीं हुआ, कोई पाबंदी भी नहीं है उसको बलूचिस्तान से आगे बॉर्डर से जाने से उसको रोक लिया जाए तो मैं समझता हूँ तो कोई मामला जो है ना काफी हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। काफी चीजें बेहतर भी हुई हैं अभी। ठीक है, ऑब्वियसली जब अपने मुल्क में प्रोडक्शन पूरी होगी तो आगे बेशक जहाँ मर्जी आगे एक्सपोर्ट जी पूरी है हमारी प्रोडक्शन, पूरी एक्सेस है हमारे पास, एक्सेस है। अच्छा, आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत को मुस्तकबिल में फ्यूचर के ऊपर बात की जाए तो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो बनानी भी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए? देखिए अवलीन फ़र्ज़ है, पहली बात तो अवलीन फ़र्ज़ ही हुकूमत का ये होता है कि अवाम की सूरत के लिए वो काम करे, और अवाम भी वो जो आपके पास 90% जो बिलो द आपका गुर्बत के लेवल के ऊपर बैठी हुई है, ये पॉवर्टी लाइन, तो उसको आपको एड्रेस करना चाहिए। अभी हमारे इलाकों में नवाब सरदार वो जागीरदारा सिस्टम जो चल रहा है अभी तक, फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा है, जब तक वो चलता रहेगा और चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, स्पेशली मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँगा। पंजाब KP के सिंध बहुत बेहतर तरीके पर मैनेज कर रहे हैं उसको, तो बलूचिस्तान इतनी बड़ी आबादी नहीं है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है हमारे पास, 45% ऑफ लैंड, आधा पाकिस्तान आप कह लें, बट
आवाम को अपने मैनेज करना है ना, अपने एरिया को तो ठीक है करना ही करना है। तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है कि बस ये कि थोड़ी सी कम्पिटेंसी आ जाए और राइट पीपल फॉर राइट जॉब आ जाए, लोग सही आ जाए, काम करने वाले। 45% ऑफ लैंड के अंदर डेवलपमेंट हो तो क्या ही बात है। ये डेवलपमेंट ये पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट अगर होती भी है तो नहीं की जाती और करने नहीं दिया जाता। जी बात देखिए, फंड्स तो मिलते हैं ना, आपने PSDP बनाए, मैंने तो नहीं बनाया ना आपने बनाया, गवर्नमेंट खुद बनाती है ना, और इलाकों को देख के बनाती है, अपनी इनपुट लेके बनाती है, अपने MPs MNAs जो लोकल वहाँ पे बॉडीज मौजूद है उनसे लेके बनाती है, उन्हीं फंड्स के ऊपर बजट बनता है। जब बजट बन जाता है, जो आपके ऊपर फंड्स अवेलेबल हैं, तो देन साल के एंड के ऊपर वो डेवलपमेंट नजर आ जानी चाहिए ना, कि आपने ये 4 चीजें बनानी थी, ये डैम बनाने थे, ये ब्रिज बनाने थे, सड़कें बनानी थी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर फिर हम जीरो पे होते हैं। तो चीजों को मैं समझता हूँ कि बड़ी क्लोजली इसको देखने की जरूरत है, ठीक की जा सकती है। लेकिन दहशतगर्दी, आपने शुरू में भी बात की थी, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान में। आप शायद दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये भी करें, जिस तरह भी मैं बात करना चाह रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए और आप आज बैठे हुए हैं, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव। आई नीड टू आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अभी आपको पता है मशीनरी को आग लगाने का जो एक एपिसोड हुआ है, ऑब्वियसली डेवलपमेंट जहाँ हो रही है, ये कोई पहला एपिसोड नहीं है। हमने गवादर में देखा, हमने सुई में देखा, हमने डिफरेंट जगहों पे देखा कहाँ कहाँ ब्लास्ट होते हैं, कहाँ कहाँ रोक लिया जाता है। टेररिज्म काउंटर करना इट्स नॉट इजी, और फिर डेवलपमेंट के ऊपर कितना बड़ा निशान आ जाता है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि क्यों नहीं की गई। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी रीजंस तो हैं, एक हर्डल बीच के अंदर मौजूद जरूर है, लेकिन देखें सारे 100% एरियाज तो नो गो एरियाज नहीं है, 100% एरियाज तो दहशतगर्दी की लपेट में नहीं है ना। चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम उनको की उस पर टिप्स पे गिन सकते हैं, जिनके अंदर इश्यूज हैं हमारे पास, और उनको हम एड्रेस भी कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस भी उनको एड्रेस कर रही है, हमारे अदारे भी इसको एड्रेस कर रहे हैं। बात यह है कि जो बाकी आपके रेस्ट ऑफ 80% या 70% या चले मैं कहता हूँ 50% एरिया है, तो वहाँ की डेवलपमेंट के अंदर क्या इश्यूज हैं। हमारे पास जो ये पश्तून बेल्ट यहाँ से कोयटा से स्टार्ट होती है, चमन तक जाती है, लोरलाई से शुरू होकर DG खान तक आती है, इसमें क्या इश्यूज हैं? इनके अंदर तो कोई थ्रेट नहीं है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास बलान तक बड़ा अच्छा एरिया था, नसीराबाद का एरिया बड़ा पीसफुल एरिया है हमारे पास, पूरा एक डिवीजन है नसीराबाद का, जिसके अंदर 8 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। हमें उनको तो डेवलप कर लेना चाहिए था। बस मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी मुख्तसर कहा कि हमें थोड़े से सही लोग जो है ना हमारे पास होने चाहिए, वो आके इसको मैनेज करें, जैसे भी करें। इलेक्शंस भी आपके सामने है, आपके सामने सारी चीजें हैं, उनके ऊपर हम अगर बहस करें तो फायदा नहीं है। लेकिन दहशतगर्दी देखें, बॉर्डर एरिया जो मेन फैक्टर इज द बॉर्डर एरिया, ईरान और अफगानिस्तान का, बलूचिस्तान के साथ, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, पूरी फोर्सेस के लिए और पूरी हमारी गवर्नमेंट के लिए। मैनेजमेंट तो की जा रही है, आपकी स्मगलिंग भी रोकी गई, आपकी दहशतगर्दी को रोकने के लिए ये जितने भी फितना, तो हिंदुस्तान कह लें, आप ख्वाजी कह लें, अब एंट्री तो है उनके पास वहां से बलूचिस्तान में। अब उनको गुरीला वार में इतना आसान काम तो नहीं है, जब आपके मुल्क के अंदर दाखिल हो गए, क्रॉस बॉर्डर आपके टेररिज्म कुछ और होता है, और जब इनसाइड आ जाए तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रॉक्सी वॉर जो होती है वो वॉर होती है, और प्रॉक्सीज को निपटना भी आसान नहीं होता। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ मुश्किल कर जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे नईम करीम साहब, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, जहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जहाँ गंदम का बहुत बड़ा मसाइल मौजूद है। और मसाइल के बहरान तो उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि 4% जो है गंदम जो है बलूचिस्तान में प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशन टू, क्योंकि 75% जो है वो पंजाब करता है और 4% जो है बलूचिस्तान करती है। पंजाब का सिचुएशन ये है कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो है गंदम जो है वो कह रहे मलिया मेट हो चुकी हुई है, तबाह हो चुकी है। उसके साथ साथ जो है कि KPK भी है, वो भी पंजाब से गंदम लेगा। उसके बाद बलूचिस्तान से भी जो गंदम है वो भी पंजाब से जाएगी, सिंध में भी गंदम पंजाब से जाएगी। तो पंजाब जो एक मेन हब है गंदम प्रोड्यूसर जिसको कहा सकता है, लेकिन इस वक्त पंजाब की जो सिचुएशन है वो हालिया सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है। तो फिर भी प्रोडक्शन के लिए जो है वो सब सामने ही आता है, लेकिन पंजाब से जो भी प्रोडक्शन होगी वो बलूचिस्तान के ऊपर सबसे पहले जाएगी, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सियासत के हवाले से, जहां ये आपको पता चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से अमेरिका के एक इंतहायती कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट और फैसला कुन दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास जो है UN असम्बली का 80th इजलास होगा और ये दौरा कई हवालों से जो है गैर मामूली जो है अहमियत रखता है, क्योंकि इस दौरान वज़ीर आज़म ना सिर्फ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे बल्कि 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये खिताब होगा। और इस खिताब के बाद ही जो मोदी है, जो कि भारतीय वज़ीर आज़म है, वो अपना मौक़िफ़ देंगे। और इसके ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जो है कश्मीर के इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट और पीस टॉक्स के ऊपर बात होंगी, क्योंकि भारत से बात करना कश्मीर के ऊपर कहते हैं कि ऐसी बात है कि पीस ऑफ द फूल्स पैराडाइज के मुतरादिफ करार दिया गया है। और वज़ीर आज़म का खिताब पाकिस्तान के कहते हैं दरीना मौक़िफ़ को भी दुनिया के सामने पेश करने का मौका फराहम करेगा, जिसमें जो है बिलखुसूस फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल के ऊपर भी आलमी बरादरी को मुतवज्जा करेंगे। और इसके अलावा जो है माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और तरक्की, आलमी अमन जैसे अहम मौज़ूआत पर पाकिस्तान का नुक्ता जो है वो पेश करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर अभी इतनी बड़ी जंग लड़ी है, जिस तरह आपने देखा है कि फ्लड सिचुएशन आई है और पाकिस्तान तनहा खड़ा रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने लोगों को वाकई अपनी गवर्नमेंट ने जो है संभाला भी दिया है। इसके साथ साथ जो है कश्मीर का इशू है, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अहम सवालात खड़े होंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से नफरत जो है इस खित्ते में डाली थी, मगर पाकिस्तान ने मजबूती के साथ, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के साथ, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ के साथ इसका भरपूर जवाब दिया था। सबसे नुमाया पहलू ये भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये भी कहा जा रहा है ये 1-to-1 मुलाकात होगी। और 1-to-1 मुलाकात के साथ साथ जो हैं इस खित्ते की कहते हैं ना कि डेवलपमेंट के ऊपर, इस खित्ते की सिक्योरिटी के ऊपर और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक के ऊपर बहुत सी मामला भी तय पाएंगे। जिस तरह अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो आपसी मामला है वो बेहतर तरीके से तय पाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है सिक्योरिटी का बेड़ा भी सऊदी अरब से भी ले लिया है और सऊदी अरब का सिक्योरिटी भी पाकिस्तान ही डील कर रहा है। ये मुलाकात इलाकाई और आलमी अमन सलामती और मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने के एतबार से नहायत ही अहम समझा जा रहा है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म करेंगे, जबकि उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार और दीगर वज़ीर आला हकाम भी शरीक होंगे। इस दौरे को इसलिए भी कलीदी और एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करार दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक रुकन की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद जो है आलमी तनाज़ात के हल और क़याम अमन के लिए अपना किरदार को मज़ीद जो है मौसर बनाने का अज़म रखता है। सीनियर तज्ज़ियाकार जो है उस्मान भट्टी भी अगर हमें ज्वाइन करते तो हम उनसे पूछ पाते, लेकिन टाइम जो है उसकी मैनेजमेंट की वजह से जो है थोड़े से हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये कि जो इम्पोर्टेंस है इस दिन की वो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी जो वफ़द है वो क्या सारी बात करेगा, पाकिस्तानी वफ़द के पास क्या पूरी सिचुएशन होगी क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, पाक इंडिया कशीद के ऊपर, और इसके साथ साथ इसराइली कतर के हमले के ऊपर भी बहुत बड़ी बातचीत होगी। और इसके पाक सऊदिया जो एक पूरा जो आपस में कोलैबोरेशन हुई है, जो सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, वो भी बहुत एक अहम इम्पोर्टेंस रखेगा। और इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी के मौज़ूआत पर भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है आलमी बरादरी के सामने आएगा। क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर, जैसे हमने पहले बताया है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है अमंग द इंटायर कंट्री फर्स्ट पे आ रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा क्लाइमेट कंडीशन जो है वो मैटर की जा रही हैं। और ना सिर्फ मैटर की गई हैं, बाकी जो है पाकिस्तान जो है क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर बुरे तरीके से फंसा हुआ है। और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर भी बहुत ज़ेर बहस होगी और सरमायाकारी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहस मुबाहिसा किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पेश है। ख़ासतौर पर इलाके की बात की जब बलूचिस्तान जैसे इलाके में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को आने की दावत दे रहा है, जहाँ मिनरल्स के ऊपर, जहाँ डिफरेंट
चीज़ों के ऊपर जो है वो काम होगा, जिसमें डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में एक तरह से पॉजिटिव अंदाज में पेश करने के लिए भी कामयाब होगा और ऑटोमेटिकली, और पाकिस्तान को वैसे ही बहुत कामयाबी मिल रही है। सफारती तौर पर पाकिस्तान जो है अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी पाकिस्तान जो है बहुत से मज़ीद नकात जो है पेश करेगा और आलमी हमायत जो है पाकिस्तान को वैसे ही हासिल है, मगर देखना यह है कि क्या रिएक्शन आता है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की दाखिली सियासत और मईशत पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है इस पूरे वक्त की भी वो भी क़यादत साथ होंगे और देखना है कि पाकिस्तान जो है स्ट्रेटिजिक और डिप्लोमेटिक और इसके बाद इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप्स में कितना ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और वतन वापस आके ऑब्वियसली बात है ट्रेड के ऊपर बात हो सकती है। उसके बाद पाकिस्तान अपनी ट्रेड को किस तरह फोकस कर सकता है और एक्सपोर्ट के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो है यकीन दहानी कराई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी और इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने सोचा कि हम आपसे शेयर करें कि एक डेवलपमेंट होने जा रही है और पाकिस्तान जो है इस UN इजलास का 80th इजलास में पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं सेहत के हवाले से। स्पेशली सैलाब के बाद जो है सबसे बड़ा ख़तरा सिर्फ घरों और सड़कों की तबाही नहीं बल्कि इसके नतीजे में पैदा होने वाली जानलेवा बीमारियां भी आजकल वबाए जान बनी हुई हैं। गंदे और आलूदा पानी में जरासीम और वायरस तेज़ी से फैलते हैं जो हैज़ा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस ए और ई जैसी बीमारियों का बायस बनते हैं। हेपेटाइटिस ए, ई जिगर को मुतासर करने वाली बीमारियाँ हैं जो ज़्यादातर आलूदा पानी, जरासीम और ज़्यादा खुराक और के इस्तेमाल से फैलती है। सैलाब के बाद जब पानी जो है की फरहमी साफ़ नहीं होती, मुमकिन नहीं होती, तो लोग मजबूर हो जाते हैं आलूदा पानी के इस्तेमाल पे। तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो इख्तियार कर लेते हैं और इन बीमारियों के नतीजे में मरीज़ को बुखार, यरकान, जॉन्डिस, थकन, भूख ना लगना और पेट की तकलीफ जैसे मसाइल जो पेश आते हैं जो बरवक्त इलाज ना होने की सूरत में जिगर को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही वजह है कि सैलाब ज़दा इलाकों में हेपेटाइटिस की रोकथाम और बरवक्त इलाज जो है इंतहाई अहमियत रखता है। इस सिचुएशन पर बात करेंगे। सिचुएशन जो है बहुत संगीन है क्योंकि अभी हमने फ्लड्स जो हैं वो तकरीबन गुजारे ही हैं और आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो हमें ज्वाइन किया है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। नहीं सर, ऑब्वियसली हमने देखा है अभी सैलाब अभी ख़त्म हुआ है, तकरीबन गुजर रहा है। कुछ इलाके जो हैं वो भी ज़ेर-ए-आब हैं मगर टोटली वी आर डन विद दैट। तो उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई में तेज़ी आ गई है। जी जी। तो क्या समझते हैं इसकी कैसी रोकथाम हो सकती है? हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पानी से फैलता है। ठीक है। अब सैलाब वाले जो इलाके हैं वहाँ पे पानी 3 तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। एक तो ये पानी है नहीं साफ़, दूसरा जो पानी है वो गंदा है, तीसरा जो पूल बना हुआ है वो एक रिजर्वायर है फॉर जरासीम। तो एक तो हमें साफ़ पानी देना है। साफ़ पानी देने का बड़ा आसान तरीका है, या उबाल लें या क्लोरीन की टैबलेट डाल दें। अच्छा, साफ़ हो जाता है? साफ़ हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए, ई के अलावा भी जो बीमारियां हैं जैसे दस्त, कॉलरा, पेचिस, वो भी नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा, जहाँ पे पानी खड़ा है या तो उसे स्प्रेड कर दें या फिर उसके ऊपर स्प्रे कर दें ताकि डेंगू और मलेरिया ना हो। अच्छा। और तीसरी जो वजह डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह पानी साफ ना होना है, हमें उन्हें साफ पानी देना। डिहाइड्रेशन से बचाना है, जरासीम से भी बचाना है और डेंगू मलेरिया से जो रिजर्वायर से हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन से कैसे? निमकोल वाला पानी दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? जी जी। आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहाँ पे रहा, BHUs को भी प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से जो पानी पिया उससे पेचिस लग गए, डायरिया हो गया, कॉलरा। अब साफ पानी नहीं है, उन्हें साफ पानी ही दे दें। ठीक है। साफ पानी दें, उसके बाद निमकोल वाला अगर है तो वो भी दे दें। ठीक है। साफ पानी से ऑब्वियसली क्लियर होता जाएगा। ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, आलूदा पानी में मौजूदा ऐसे कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि इन बीमारियों का सबसे बड़ी वजह बनती है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? सब जरासीम जो हैं अलग अलग बीमारियां करते हैं। जैसे मच्छर से डेंगू हो रहा है, उसका वेक्टर है।
इसी तरह कॉलरा जो है विब्रियो कॉलरा से हो रहा है। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जरासीम होते हैं, कलेक्टिव बैक्टीरिया है। हाँ, हर जरासीम अलग अलग बीमारी करता है। बैसिलस सीरस है, वो भी डायरिया कर रहा है। विब्रियो कॉलरा डायरिया कर रहा है। हेपेटाइटिस ए का जरासीम हेपेटाइटिस ए कर रहा है। हेपेटाइटिस ई का जरासीम हेपेटाइटिस ई कर रहा है। इसी तरह ई कोलाई पेचिस कर रहा है। यानी आप ये समझ लें कि हर बीमारी का अपना अलग से जरासीम है, लेकिन सबको मारने का तरीका एक ही है, पानी को साफ कर लें क्लोरीन मिला के। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि पानी तो आपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है, मगर जो लोग बाहर से खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, आजकल एकदम से कहते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो स्टमक डिसऑर्डर का शिकार है, वॉमिट्स हो रही हैं, स्टमक डिसऑर्डर हो रहा है। तो क्या ये एक सीजनल होता है कि ये वाकई फ्लड के बाद के इफेक्ट्स हैं? फ्लड वाले एरियाज की बात कर रही हैं या नॉर्मल एरियाज की बात कर रही हैं? नॉर्मल अगर एरियाज की बात करें तो जो खाने के अंदर मुरगन चीज़ें हैं या फैट्स हैं, अगर वो ख़राब होंगे तो ऑब्वियसली आप बीमार होंगे। अगर मिर्च मसाले ज़्यादा होंगे तो आप बीमार होंगे। अगर बासी खाना होगा तो आप बीमार होंगे। अगर एक मिकदार से ज़्यादा खा लिया तो बदहज़मी होगी। तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं। एक 35 रुपए वाला शवारमा बड़ी बात मशहूर हुई थी। जी बिल्कुल। अब वो जाहिर है आपको उसी टाइम ताज़ा तो नहीं देंगे, अगर यहाँ उनका बासी खाना होगा वो फेंकेंगे तो नहीं, वो ऐड करेंगे ना। अगले दिन उसी में ही ऐड कर दिया तो वो सारे का सारा खराब हो गया। उसमें पहले ही जरासीम थे, वो सारा भी बिक भी जाएगा। उसमें से 70% लोग बीमार भी हो जाएंगे, कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। उनमें से हो सकता है कोई सीरियस भी हो जाए, लेकिन रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। इसलिए ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल एरियाज में लोगों को मुतासर कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं एयरबोर्न होती हैं, तो ये कोई एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा में आती है? नहीं, पेट की बीमारी एयरबोर्न नहीं है। ठीक है। वो फेफड़ों की बीमारियां हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, जैसे कोविड है, वो हवा से फैल सकता है। पेट की कोई बीमारी हवा से नहीं फैलती। ठीक है, वो आपके कोई ना कोई इफेक्ट खाने से उसके होगा। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी सी बात करते हैं हेपेटाइटिस के हवाले से बात करते हैं कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ए ई में क्या फ़र्क है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे नुमाया हो जाते हैं? जॉन्डिस एक अलामत है। जॉन्डिस अंग्रेजी में आंखों के पीले होने को कहते हैं। ठीक है। अब उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह एक हेपेटाइटिस ए है, एक हेपेटाइटिस ई है, और भी वजूहात हैं, लेकिन बड़ी में जो ये 2 वजूहात हैं। और ये फैलता है गंदे पानी या गंदी खुराक से। और इसकी सबसे जो बड़ी अलामत है, जहाँ से काम स्टार्ट होता है, वो है नकाहत, कमज़ोरी और भूख का कम हो जाना। और 3-4 दिन बाद आंखें पीली हो जाती हैं, फिर मतली कैप, पेट में दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें गाहे बगाहे कुछ लोगों में आती हैं, कुछ लोगों में नहीं आती। लेकिन अगर पेट में दर्द हो रहा है, आंखें पीली हो रही हैं और मतली कैप की कैफियत हो रही है, तो लाइकली ये जॉन्डिस ही है, हेपेटाइटिस वाला। ठीक है। और हेपेटाइटिस जो है ऑब्वियसली वो कैसे हम रूल आउट कर सकते हैं? कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो करानी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो सके। हेपेटाइटिस का मतलब है जिगर का सूज जाना। LFT सिर्फ करवाने हैं, उसमें पता लग जाएगा कि ALT और AST कैसे हैं और बिलिरुबिन कितना है, उससे डायग्नोस हो जाएगा ये हेपेटाइटिस है या नहीं। अब उसकी कौन सी किस्म है, इसके लिए हमें हेपेटाइटिस ए का टेस्ट करवाना पड़ेगा, ई का टेस्ट करवाना पड़ेगा और बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने पड़ेंगे। लेकिन सिंपल LFT से हमें पता चल जाएगा हेपेटाइटिस है या नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इनकी कोई वैक्सीनेशंस हैं या कोई इंजेक्टेबल्स हैं? क्योंकि पहले तो ये नहीं होते थे, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती थी किसी को हेपेटाइटिस हो जाए, बट अब ये बहुत नॉर्मल और कैजुअल हो चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? कौन से इंजेक्टेबल्स लगवाने चाहिए? बड़ी अच्छी बात की आपने। हेपेटाइटिस ए और ई की बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन है, वो EPI में ऑलरेडी एंटर है, इसलिए सबको ही लग जाती है बच्चों को, इम्यूनाइजेशन कार्ड्स में। ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन दोनों की है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं हम लगवाते, क्योंकि हम सबका एक्सपोजर तकरीबन हो चुका है। अच्छा ठीक है। अब रह गई हेपेटाइटिस ई की बात। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अभी रिसेंटली प्रूव्ड हुई है, पिछले कोई 1-1.5 साल में। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन हम लाजमी रिकमेंड करते हैं उन फीमेल्स को जो फर्टाइल एज में है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अमूमी तौर पे हेपेटाइटिस ई हो जाए तो उसकी
से जितने लोगों की जान को ख़तरा होता है वो 1% से भी कम है। लेकिन अगर यही हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट फीमेल्स में हो जाए तो 30% खवातीन की जान चली जाती है। अच्छा। 30% मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। अच्छा। आपको फैक्ट्स बताता हूँ, जो सैलाब वाले इलाके रहे हैं उसमें कोई तकरीबन 65 से 70 लाख खवातीन ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, हामला खवातीन। ठीक है। अगर उनमें से 10% को भी हेपेटाइटिस ई खुदा न खास्ता हो जाता है तो 10% का आप नंबर निकाल के उनका 30% देखें तो ये भी हज़ारों में बात जाती है। और ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, उस सैलाब से बड़ा डिज़ास्टर है अगर हेपेटाइटिस ई इतनी प्रेग्नेंट खवातीन को हो जाए, क्योंकि उसकी मोर्टेलिटी जो उससे खवातीन को जान को ख़तरा है, जो हलाक होने का ख़तरा है, वो 30% है। अच्छा। तो इसलिए हर वो खातून जो फर्टाइल एज में है उसे लाजमी हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन करवानी चाहिए, जो कि अब अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है, जो कि हमें नहीं पता, जो नहीं। आज आप मैं पहली बार सुन रही हूँ कि हेपेटाइटिस ई की भी कोई वैक्सीन होती है। हमारे पास बहुत से पेशेंट रेफर होके आते हैं इस सीज़न में, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जो हेपेटाइटिस ई होता है, जो कि अमूमी तौर पे बेज़रर सा एक हेपेटाइटिस है, और उन वजह से उनका लिवर फेल हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो एक बर्थ देने लगी हैं और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल। अच्छा, किसी मरीज़ पर यरकान की अलामत हो, एक काला यरकान, ये तो आपने पीले यरकान की बात की है, जो काला यरकान है उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कितना जो है वो इज़ इट डोसाइल और इज़ इट रियली यू नो बाकी हार्ड होता है? काले यरकान से मुराद है हेपेटाइटिस बी और सी। पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख पेशेंट ऐसे हैं जो काले यरकान का शिकार हैं। 1 करोड़ 20 लाख। और इजिप्ट पहले नंबर पे था पहले, लेकिन अब उन्होंने उसको रेडिकेट कर दिया। पाकिस्तान इज़ एट द टॉप अगर आबादी के लिहाज से परसेंटेज निकाली जाए हेपेटाइटिस बी और सी की। चूँकि इसकी अलामात कोई नहीं होती जब तक जिगर कोई 70% तक ख़राब ना हो जाए, और उसके बाद वो ठीक नहीं होता। इसलिए WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि जो भी पाकिस्तान का शख्स हेल्थ केयर के साथ इन कांटेक्ट आए इन एनी वे, उसका हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट होना चाहिए। इवन वीज़ास के लिए भी वो मांग रहे हैं, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट मांग रहे हैं। जी जी, हेपेटाइटिस बी सी चूँकि अलामात नहीं है, इसलिए हर वो शख्स जो हेल्थ केयर के साथ इन कांटेक्ट होगा उसका हेपेटाइटिस बी सी चेक करेंगे, और हेपेटाइटिस बी सी अगर है तो उसके लिहाज से इलाज करेंगे। और हेपेटाइटिस बी सी का इलाज इस कदर मौसर है कि 95 to 99% लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, क्योरेबल है, क्योरेबल है। ठीक है, लेकिन ये कि आपने इतनी बड़ी रेशियो बताई है, करोड़ मतलब कि आई थिंक 1 करोड़ 20 लाख, करोड़ 20 लाख की रेशियो जो है हेपेटाइटिस बी में जो है वो बी और सी दोनों को मिलाकर मुब्तला है। तो आपने कहा इसकी कोई अलामात नहीं होती, मतलब कुछ तो रूल आउट हो सकता है ना कि क्या वजूहात? जी मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी इसकी अलामत है कमज़ोरी होना, जो कि अमूमी तौर पे हम सबको ही थोड़ी थोड़ी हो रही होती है, इसलिए कोई स्पेसिफिक अलामत नहीं। अलामत आती है जब जिगर सुकड़ जाता है, तब खून की उल्टी आ रही है, पेट में पानी पड़ रहा है, मरीज़ गनूदगी में जा रहा है, जिस्म कमज़ोर हो रहा है, वेट कम हो रहा है। और यहाँ बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, पहली दफ़ा ही उनका जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिगर का कैंसर बना होता है, हेपेटाइटिस बी में ख़ास तौर पे। तो इसलिए हर शख्स की स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख मरीज़ हैं। तो उनको कैसे पता लगेगा कि वो आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है? क्योंकि ये भी एक वो है ना, क्योंकि समटाइम्स अगर आपका कोई ऑर्गन ख़राब होता है तो आपको अलार्म्स शुरू हो जाते हैं, देयर इज ऑलवेज बीन अल्टीमेटम, दिस गोइंग ऑन, समथिंग इज गोइंग ऑन योर बॉडी। बट इधर आपने कहा नहीं पता लग सकता। लेकिन वजूहात क्या है? इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि रिगरस फॉर्म में आपका अगर ऑर्गन चला जाए तो क्या वजह होती है? हेपेटाइटिस एक जरासीम है जो जिगर में जाता है, जिगर में सोजिश करता है और स्लो 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 करता रहता है। 10 साल में वो जिगर को सुकेड़ देता है। जिगर का मसला ये है कि वो अलामात तब तक नहीं देता जब तक वो 80% ख़राब ना हो जाए, और जब 80% ख़राब हो जाता है तो वापसी के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो इसलिए ही ये रिकमेंडेशन बनी है, लॉट ऑफ कॉस्ट के सबका टेस्ट किया जाए, इतनी आबादी है, लेकिन ये फिर भी फ़ायदामंद है कि सबके टेस्ट किया जाए, सब में देखा जाए, जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है उसका इलाज किया जाए, जिसको नहीं है हेपेटाइटिस बी उसको वैक्सीन किया जाए। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन पाकिस्तान एट द टॉप है। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये इस कदर अलार्मिंग चीज़ है। दैट्स अनदर इंफॉर्मेशन
ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान नईम, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद जो है वो काले और यरकान में मुब्तला है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो शामिल है। और ये यरकान तब पता लगता है जब इंसान का 70% जो है लिवर वो अफेक्ट हो जाता है, और ना कि अफेक्ट होता है बल्कि वो कैंसर में भी मुब्तला हो जाता है। तो अपने जो हैं टेस्ट वो कराते रहने चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, अभी जो फ्लड का इतना बड़ा जो है मसला चल रहा है, इसकी तबाकारियाँ जो हैं चल रही हैं, उसके बाद लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो के ऑब्वियसली वो डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, अपना इलाज भी करा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे महीनों का काम है रूल आउट करना। इतनी बड़ी आबादी जो है वो मुतासर हुई है और बहुत से संगीन मसाइल का शिकार हुई है। अगर हम हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो देखना यह है कि उनको साफ़ पानी मिल सके और जॉन्डिस से पाक जो माहौल है वो उनके लिए, उनकी नरिशमेंट के लिए मौसर बनाया जा सके। तो व्यूज़, आज का शो कैसा लगा आपको? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी लाता है। हमारे सोशल पेजेस में जाएं और जाके हमारे कंटेंट पे भी कमेंट करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।